स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, इनका नाम है चंद्रकला और ये ग्राम पंचायत की सदस्य हैं। 2 दिन पहले इनके पति की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि इन्होंने जहर खा लिया है और सुसाइड कर लिया, उसके बाद इनकी मौत हो गई। अब चंद्रकला उनकी वाइफ थी तो रोना तो उनका बनता ही था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन वो घर वालों के सामने नहीं, वो रोने लगी मीडिया वालों के सामने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी बाकायदा, 1 दिन बाद ही, मतलब कल पति मरा है उसके 1 दिन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोई। कहने लगी कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत दुख हुआ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया जहर खाकर, और मैं अभी भी आप लोगों की सेवा करूंगी। मतलब आप अगर उनकी बातें सुन लेते तो आपको लगता वाह कितनी नेक दिल पत्नी है, अपने पति के जाने के बाद कितने अफसोस में है। लेकिन ये जो आंसू थे ये मगरमच्छ के आंसू थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पत्नी तो बेवफा थी और इसने ही अपने पति के कत्ल की साजिश रची और उसमें सक्सेस भी हो गई। इसे लगा कि पुलिस इसे पकड़ ही नहीं पाएगी, लेकिन एक छोटा सा क्लू इस केस में उस बात की गवाही बन गया कि ये सुसाइड केस नहीं, ये मर्डर है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस के सामने ऐसे ऐसे तथ्य आए, ऐसे ऐसी चीज़ें आई जिससे पुलिस को साफ हो गया कि ये केस सुसाइड का तो बिल्कुल नहीं, ये केस मर्डर का है। और पुलिस ने ये केस को सॉल्व भी कर लिया और बाद में जाकर पता चला कि इसकी पूरी प्लानिंग और इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं, वो इसकी पत्नी है। सब हैरान थे, घर वाले और पूरा गांव, जो कि ये एक दिन बाद ही फूट फूट कर रो रही थी मीडिया के सामने। हर कोई हैरान था, हर किसी के मन में सवाल था, इसने कैसे प्लान किया, क्यों किया और इसके झांसे में कैसे आ गया इसका पति। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि जो चंद्रकला है उसकी क्या प्लानिंग थी, क्यों इसने अपने पति की हत्या करवा दी और कौन था वो शख्स जिसके लिए इसने उसका मर्डर करवा दिया, और क्या वो टेक्निक थी जो ये दिखाने की कोशिश करे कि ये सुसाइड केस है लेकिन बाद में पता चला कत्ल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसके पति की हत्या हुई और कौन वो लोग इस हत्या में शामिल थे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का बेंगलुरु और उसी में एक गाँव है मकली गाँव। 24 जून की तारीख और मकली गाँव के पास एक कार खड़ी थी। कार के पास एक डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी थी पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य लोकेश की। हड़कंप मच जाता है कि अरे लोकेश की डेड बॉडी है। तुरंत पुलिस आ जाती है वहाँ और पुलिस पहुँचती है वहाँ, उस जगह का मुआयना होता है और उनकी पत्नी को भी इन्फॉर्म किया जाता है। उनकी पत्नी भी आती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी पत्नी का नाम है चंद्रकला। फूट फूट कर रोने लगती है, अरे मेरे पति ने जहर खा लिया, मेरे पति की मौत हो गई, मेरे पति पे बहुत ज़्यादा कर्ज था, तमाम तरह की चीज़ें उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले बार में तो देखकर ऐसे ही लग रहा था कि ये एक नॉर्मल देते, मतलब सुसाइड केस ही है, क्योंकि जहर की बॉटल थी वो पास में ही फेंकी हुई थी और आदमी भी गिरा हुआ था। उसके शरीर पे कोई निशान नहीं थे, जिससे ये तो पहले चीज़ देख कर नज़र आ रही थी कि ये जहर खा के इन्होंने अपनी जान दे दी और कर्ज भी था। अब इनसे पहले, अब इनके लोकेश के बारे में, लोगों के बारे में अलग अलग राय थी। कुछ लोग कहते थे कि लोकेश की 2 चिकन का शॉप था और लोकेश के पास ठीक ठाक पैसा था। वो खुद भी पहले पूर्व में वो ग्राम पंचायत सदस्य था और जो उसकी पत्नी अभी आई है चंद्रकला, ये भी ग्राम पंचायत सदस्य है और इनका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। अब लेकिन चंद्रकला थी कहाँ? चंद्रकला बैंगलोर चली गई थी। वो पति से आए दिन उसकी लड़ाई होती थी तो वो बैंगलोर रहती थी। अब ग्राम पंचायत सदस्य थी तो सिर्फ मीटिंग्स के लिए वो गाँव आती थी और उसके बाद वो वापस से बैंगलोर चली जाती थी। इन दोनों के एक बच्चे भी है और 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था और आगे भी सब चीज़ें सॉर्टेड थी, लेकिन ये दोनों बस साथ में ज़्यादा नहीं रहते थे। अब पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अगला दिन डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। अब दूसरा दिन है और ये जो इनकी पत्नी है चंद्रकला, इन्होंने वो रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पति की मौत हो गई, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में, तो उन्हें कुछ लोग परेशान भी कर रहे थे, कर्जे की वजह से मैं उन सब के बारे में जानकारी निकालूंगी, तरह तरह की बातें की और जिससे सबका ध्यान उसी तरफ पे चला गया जिस तरफ चंद्रकला मोड़ना चाहती थी। मतलब सबका ध्यान उस पर ही गया कि वो हत्या नहीं, सुसाइड है। लेकिन एक पुलिस वाला था, जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा था इन्वेस्टिगेशन करने, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनका नाम है BK प्रकाश और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था सहाना पाटिल। अब सहाना पाटिल को एक ऐसी चीज़ दिखाई दी वहाँ जो उनके दिमाग में बहुत देर तक चुभ रही थी। वो था कि जो जहर का बॉटल था उसका ढक्कन गायब था
और जो लोकेश है उनके पैर का एक चप्पल गायब था। तो उनको ये बात चुभ रही थी कि अरे यार, कोई जहर पिएगा ढक्कन खोल के तो ढक्कन आसपास ही होगा, लेकिन ढक्कन कहीं नहीं था। दूसरी चीज़, कोई अगर जहर पीने आएगा तो एक चप्पल पहन के आएगा, दूसरा चप्पल नहीं पहनेगा। उन्होंने आसपास पूरे इलाके खंगाल लिए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। उन्हें यहाँ से शक आया, और शक आया तो उन्होंने सबसे पहले जो लोकेश उनके घर वालों से बातचीत की और उनके घर वालों को ये चीज़ें बताई। तो घर वालों ने कहा कि इनकी बीवी से तो इनकी नहीं बन रही थी और इनकी बीवी का किसी के साथ अवैध संबंध भी है। अब ये बात सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस को लगता है कि एक दिन बाद ही पति के मौत के बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कौन मीडिया के सामने इतना रोता है। तो ये बात पुलिस को भी हजम नहीं हो रही थी। तो पुलिस ने बोला कि इसके फटाफट इसके कॉल डिटेल्स निकालो। तो पुलिस ने अभी तक देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। तो जब चंद्रकला का कॉल डिटेल CDR निकाला पुलिस ने, तो पता चला कि चंद्रकला एक आदमी से बात कर रही थी जिसका नाम था योगेश। तो पुलिस ने देखा कि योगेश से काफ़ी बातचीत होती है और योगेश एक सरकारी कर्मचारी है। योगेश का सबसे पहले पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया कि उस रात, जिस रात इनकी डेड बॉडी मिली है उनके पति की, लोकेश की, क्या उस समय पे वहाँ पे योगेश मौजूद था। तो उसकी जब लोकेशन निकाली गई तो पता चला नहीं, वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो अपने घर ही था। पुलिस को फिर यहाँ से लगता है कि यार हो सकता है सुसाइड ही हो, लेकिन वो जो इनके साथ सब इंस्पेक्टर थे सहाने पाटिल, उनको लगा नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ी है। ये देखो, उस चंद्रकला जो है उस दिन रात तक इससे बात कर रही है योगेश से, और उसके पति की हत्या से पहले भी, पति की हत्या के मतलब पति के मौत के पहले भी, मौत के बाद भी, कुछ तो गड़बड़ है। हमें योगेश की कॉल हिस्ट्री निकालनी चाहिए। फिर पुलिस ने ये किया, पुलिस ने योगेश का CDR निकाला। तो योगेश है, उस दिन एक शख्स से बहुत बार उसने बातचीत की थी, उसका नाम था संतोष। अब पुलिस को कहीं ना कहीं संतोष पे शक है, और संतोष की जब CDR लोकेशन निकाली और उस कॉल डिटेल्स और CDR लोकेशन निकाली तो पता चला उस रात को जहां लोकेश की डेड बॉडी मिली है वहां इसका लोकेशन एक्टिव था, इसका मोबाइल नेटवर्क एक्टिव था। जिसके बाद पुलिस को अब शक आया। पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए तुरंत एक टीम भेजी और बोली कि पोस्टमार्टम डॉक्टर से पूछो पोस्टमार्टम में क्या है। तो पोस्टमार्टम में जो चीज़ें आई वो हैरान करने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि जो जहर पिया गया है ना, जो जहर पिलाया गया है, वो आदमी के चेस्ट में ज़्यादा फैला है। इसका मतलब है कि उसने खुद से नहीं पिया, वो खुद से पीता तो तुरंत घोट लेता अंदर और वो पेट में चला जाता और वहाँ से वो फैलता जहर। लेकिन किसी को आप ज़बरदस्ती पिलाते हो तो आदमी सांस रोकने की कोशिश करता है, गले में जहर रोकने की कोशिश करता है और छाती तक जहर रुक जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर ज़बरदस्ती पिलाया जाए और अगर आदमी खुद से पीता है तो वो जहर सीधा उसके पेट में जाएगा। यहाँ से शक और गहराता है और उनके शरीर पे 1-2 निशान पाए जाते हैं कि मतलब उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर पिलाया गया है जहर। अब ये बात साफ़ हो जाती है कि उन्होंने जहर अपनी मर्ज़ी से नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पिलाई गई लोकेश को। अब पुलिस तुरंत उनकी बीवी को लेती है पूछताछ के लिए और उनके बीवी से कड़ी पूछताछ करती। तो पहले तो वो बताती नहीं है, पहले तो मुकर जाती है, बोलती मुझे क्या पता लोग योगेश किससे बात कर रहा था, संतोष उधर क्या कर रहा था, मुझे क्या लेना देना, और बार बार अपने बयान बदल रही थी। अब जिसके बाद जब पुलिस ने वापस से इसे बुलाया योगेश को, तो योगेश के पास से एक और फ़ोन मिला और उस फ़ोन का जो नंबर था वो नेटवर्क भी एक्टिव था। कहाँ? जहाँ से लोकेश के गाड़ी का लोकेशन, लोकेश जहाँ से मिला था उस रात को। अब पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो पता चला ब्लैक कलर की इसके पास कार है और वो कार CCTV में उसी रूट पर देखी गई थी 2 बार। पता चला वो कार भी योगेश की थी। फिर योगेश के सामने इतने सारे सबूत पुलिस ने रख दिए, बोले अब बता। तो योगेश टूट गया और उसने सच बताई, उस पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मेरा और चंद्रकला का अवैध संबंध था और कई सालों से था और उसकी पति से बन नहीं रहा था, उसे मजबूरन जाना पड़ता था बार बार उसके गांव, और वो ग्राम पंचायत की सदस्य थी तो उनसे गांव के लोगों की परेशानी ये सब सुननी थी, जाना पड़ता था। वो उससे परेशान हो गई थी और वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। चंद्रकला ने बोला कि उसको रास्ते से हटा दो, उसको मार दो। फिर अब योगेश तो अकेले उसे मार नहीं सकता था, तो योगेश ने अपने बचपन के दोस्त को कांटेक्ट किया जिसका नाम था संतोष, और संतोष ने अपने साथ और 2 लोगों को ले लिया और वो ये चारों लोग मिलकर प्लान किए इसको मारने का। तो ये लोग चंद्रकला से पूछे खाली तुम्हारा पति जब छोड़ के जाएगा बेंगलोर तो रास्ते में जाता रहेगा तो मुझे उसका अपडेट देना। तो चंद्रकला ने योगेश को फ़ोन करके अपडेट दिया कि ये इस रास्ते से जा रहा है, तुम देख लो। फिर ये योगेश कुछ दिन पहले एक ब्लैक कलर की स्विफ्ट डिज़ायर लिया होता है, वो स्विफ्ट से जाता है और योगेश
लोकेश की गाड़ी को पीछे से ठोक देता है। ठोकता है तो ऐसा दिखाया जाता है कि गलती से एक्सीडेंट हुआ है। लोकेश गुस्से में बाहर निकलता है कि उसकी गाड़ी को कहीं लगा तो नहीं। लोकेश बाहर निकलता है, तब तक योगेश और उसके साथ जो 2 लोग थे, उसके दोस्त संतोष, ये लोग भी बाहर उतरते और उसे पकड़ लेते। पकड़ने के बाद उसे ज़बरदस्ती जहर पिला देते। जहर पिलाने के बाद ये लोग जल्दबाजी में जो ढक्कन होता है वो ढक्कन वो डैम के पास ही फेंक देते और उसकी डेड बॉडी को लेके जाते, गाड़ी को लेके जाते, थोड़ा दूर आके जाके फेंक देते। अब इस हाथापाई में जो उसे ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा था उसमें उसका एक चप्पल उसी जगह पे छूट जाता है, उस डैम के पास जहाँ इन्होंने गाड़ी ठोकी थी, और उसे दूर ले जाके उसकी डेड बॉडी जब इन्होंने फेंक देते और उसकी गाड़ी भी वहीं खड़ी कर देते। तो ये 2 चीज़, एक ढक्कन जहर की बोतल का और एक जो चप्पल था, ये दोनों चीज़ वहीं छूट गया था। और वो वहीं छूट गया था जिसकी वजह से पुलिस को पहले शक गहराया था कि ये तो मामला थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि कोई जहर पिएगा तो बॉटल का ढक्कन खोल के थोड़ी ना जहर लाएगा, और एक चप्पल पहन के थोड़ी ना कोई आएगा अपनी जान लेने। तो पुलिस को यहाँ से शक गहराया था और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो बहुत सारे ऐसे काबिल ऑफिसर होते हैं जो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब पुलिस ने इनकी 3 दिन की रिमांड है, 3 दिन की रिमांड के बाद इन्हें कोर्ट में वापस प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद शायद कोर्ट इनकी कस्टडी बढ़ाए। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा पूरी हो गई है तो पुलिस इन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज देगी और कोर्ट अब इनका फैसला करेगा कि आगे इन्हें क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन ये पत्नी बड़ी शातिर थी और लोगों के सामने बिल्कुल डर नहीं, मतलब एक दिन हुआ नहीं, पति मरा नहीं है, मीडिया के सामने आके गाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों की भरमार है आसपास, धोखेबाजों की, और उन धोखेबाजों से आपको बचना है, सस्पिशियस लोगों से। कल मुझसे बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और मैंने एक क्वेश्चन का जवाब भी दिया था। कल हाल में एक रवि करके हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि आजकल ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जिसमें पार्टनर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, धोखा देने का कोई रीज़न ही नहीं होता। जिसको धोखा देना है वो धोखा देगा, हाँ, उसको रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ठान लिया कि उसे चीट करना है, उसे धोखा देना है, तो वो कुछ भी रीज़न बना लेगा। वो बोलेगा मेरे पति से नहीं बनती, मेरे हस्बैंड से नहीं बनते, वो मेरा ध्यान नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें हैं, चीट करने के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने चीट किया है तो आप अगर अच्छा बनना चाहोगे कि मैं चीट करके भी मैं अच्छा रहूँ, मेरी छवि अच्छी रहे, तो वो तो पॉसिबल नहीं। इससे अच्छा अगर आपने चीट किया है तो आप अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड या जो भी है उसे सीधा कहिए कि भाई हम अलग अलग हो जाते, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि साथ रहेंगे तो मनमुटाव होगा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाओगे, एक दूसरे को फेस नहीं कर पाओगे तो ऐसे क्राइम की तरफ बढ़ोगे। तो उससे बेटर है कि आप अलग हो जाओ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फिर आप करो चीट वीट जो आपको करना है, लेकिन आप अलग हो जाओ, क्योंकि आप किसी के साथ रह रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा और शायद वो क्राइम कर दे या तो आप क्राइम कर दो। इससे अच्छा है अलग हो जाओ। तो रवि भाई यही सजेशन है कि जिसको भी, मतलब जो भी है इन सब चीज़ों में, वो अलग हो जाए, ज़्यादा बेटर है। और या तो बैठ कर बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती है। बहुत बार फैमिली का प्रेशर होता है, सब चीज़ होती है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। लेकिन ये आदमी पे निर्भर करता है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई जजमेंट कर ही नहीं सकते कौन कैसा है। ऐसे ऐसे लोग क्राइम कर देते हैं जो एकदम घर में सीधे साधे बच्चे होते हैं, उस तरह के लोग क्राइम कर देते हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो हमारी जनता आपस में बहुत समझदार है, तो चीज़ें समझती हैं और चीज़ों को जल्दी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्राइम होने से बच सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा ऐसी एक कहानी के साथ, और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी होगी, आपके पास भी कोई ऐसा केस होगा और आप वो सुनना चाहते होंगे तो मेल कीजिएगा क्राइम तक पे और बताइएगा। मैं वो कहानी ट्राई करूँगा नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ उससे साझा करूँ। धन्यवाद।